माता के आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का क्षण है। अभी पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के यशस्वी तपस्वी जिन्होंने हरियाणा की राजनीति के मायनों को बदला है, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने 10 लोकसभा के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया था। आज उसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभाओं के कार्यालयों का उद्घाटन आज आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कर कमलों के द्वारा वो होगा और हरियाणा के हर कार्यकर्ता को आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संदेश मिलेगा। आज इस अवसर के ऊपर पुंडरी से ये पुंडरक तीर्थ, ये ऐतिहासिक भूमि, इस भूमि से हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी, सुभाष सजवाणा जी, विधानसभा के संयोजक तेजवीर सिंह जी, जिला परिषद के हमारे वाइस चेयरमैन करमवीर कौल जी, मंडल के अध्यक्ष विनोद बंसल जी, पूर्व विधायक दिनेश कौशिक जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी सतपाल चुग जी, हमारे सुभाष सजवाणा जी जो लोकसभा के संयोजक हैं, और पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी हमारे माननीय सभी विधायकगण, सभी चुनाव लड़े प्रत्याशीगण, सभी सांसदगण, सभी पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्षगण और सभी पार्टी के प्रमुख ज्येष्ठ कार्यकर्ता भाई और बहनों, मुझे खुशी है आज आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 90 की 90 विधानसभाओं का कार्यालय, चुनाव कार्यालयों का आज शुभारंभ करने वाले हैं। और आज ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इन पिछले 10 वर्षों में जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं, मैं अगर उनकी चर्चा करूं, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की राजनीति का एक गुड गवर्नेंस, राजनीति के मायनों को बदलने का काम किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प से जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना या हरियाणा के योजना बना करके लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम वो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी कर रहे हैं। मुझे ध्यान में है जब मैं देखता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उसके ऊपर एक संकल्प लेकर के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भाइयों मजबूती से काम करते हैं और उसके सार्थक परिणाम हमारे हरियाणा के अंदर देखने को मिलते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हरियाणा के पूरे देश के अंदर लाखों की संख्या में बेटियों को जीवन दान मिला है। ऐसे हमारे तपस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लेकर के जो कार्य किया है कि हमारी बेटियां 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं जाएंगी, 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको एक अच्छा कॉलेज पढ़ने के लिए मिलेगा। उसको संकल्प लेकर के धरातल पर उतारने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर बेटियों को एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है। मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहते हुए जब मैं पूरे प्रदेश के अंदर जाता हूं कि आज जो मैंने कहा है कि गुड गवर्नेंस का अगर उदाहरण पूरे देश के अंदर देखने को मिलता है तो हरियाणा के अंदर वो मिलता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। मुझे गर्व होता है इस बात को बताते हुए कि आज प्रदेश का युवा जो पिछले 2014 से पहले विश्वास खो चुका था, उस विश्वास को कायम करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं को
बिना पर्ची बिना खर्ची के आज जो रोजगार मिल रहा है, आज उसका परिणाम है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं के अंदर एक उत्साह बंधा है। आज उनको लगने लगा है कि आज किसी के चक्कर काटने से नहीं, आज टेस्ट क्लियर करने से हमें नौकरी मिलेगी। और उस कड़ी के अंदर मनोहर लाल जी ने जबरदस्त युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, जो पिछले दिनों मैं देखता हूं कि किसी भी दल की सरकार हरियाणा के अंदर रही है, भाइयों मैनिफेस्टो के अंदर लिखते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु किसी ने बिजली नहीं दे पाए 24 घंटे। अगर 24 घंटे बिजली देने का कार्य किसी ने किया है तो हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भाइयों गांव के अंदर मेरा गांव जगमग गांव योजना बना करके 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कि गरीब व्यक्ति को अपना इलाज कराने के लिए किसी की तरफ देखना ना पड़े, कहीं भी हाथ फैलाना ना पड़े, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बनाया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको विस्तार रूप दिया, उसको और बढ़ाने का काम किया। हरियाणा के अंदर चिरायु योजना ला करके हरियाणा प्रदेश के 125 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड से जोड़ करके 5 लाख रुपए तक का अधिकार, उनको इलाज के लिए कहीं देखना नहीं पड़ता, वो अधिकार देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा की 10 अन्य फसलें किसानों की एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। किसानों को, हरियाणा के किसान को भावांतर भरपाई देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से लागू करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के किसान को सुरक्षित करने का काम भी वो किया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उस बात को लगातार पूरा किया है। मुझे ये खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान भत्ता हम बढ़ाने का काम करेंगे। अगर 2014 के बाद आप लोग देखें, आज 3000 रुपया सम्मान भत्ता बुजुर्गों को देने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। मुझे और भी ये खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो पराली प्रबंधन के माध्यम से जो कार्य किया है, जिसकी चर्चा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है, और हमारा जो पड़ोसी राज्य है पंजाब, जो लगातार क्रिटिसाइज करता रहता है, किसान को करता रहता है, और उन्होंने उसको नसीहत देने का काम पंजाब के सरकार को, वहां के मुख्यमंत्री को किया है कि अगर आपने पराली प्रबंधन के अंदर कार्य करना है तो हरियाणा के गाइडलाइन को देखिए, हरियाणा से सीखिए। ये कार्य अगर किया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। मुझे खुशी है कि आज 90 के 90 विधानसभाओं का आज उद्घाटन हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच में बात रखने वाले हैं, और कुछ कार्य हैं जो अभी, क्योंकि जब तक ये चुनाव की तारीख घोषणा नहीं होती, उस बीच में हम सब ने कुछ कार्य भी करने हैं। हमारे पास सभी 90 यहाँ जिलों के अंदर, 90 के हमारे 22 के 22 जिलों के अंदर ये विकसित भारत संकल्प सुझाव पेटी है। आज हम सब जिलाध्यक्ष उसको लॉन्च करेंगे, उस कार्यक्रम के बाद इसको लॉन्च करेंगे। एक महिला मोर्चा का कार्यक्रम है, इसकी भी हम सब ने पूरी तैयारी की होगी। महिला मोर्चा का आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सब से बात करेंगे, और हमारी बहनों ने भी उसके ऊपर एक कार्यक्रम बनाया है। पूरी की पूरी पार्टी उसको लग करके इस कार्यक्रम को, बहनों के कार्यक्रम को, क्योंकि महिला मोर्चा इसको लीड कर रहा है और पूरी पार्टी उसको सहयोग करते हुए, चाहे वो स्कूटर बाइक रैली है, चाहे वो मोदी मैराथन है, उसको लेकर के हम 4 तारीख से 5 तारीख और 6 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबसे कनेक्ट होंगे और हम सबसे बात करेंगे। चाहे लोकसभा के अनुसार जो हमारा शक्ति केंद्र है, उस शक्ति केंद्र के अंदर प्रवास की योजना बनी है, उस प्रवास की योजना को भी हम नीचे शक्ति केंद्र के ऊपर मजबूती से, वहां बड़े बड़े कार्यक्रम शक्ति केंद्र के ऊपर 5-6 बूथ हैं, वो करने का हम कार्य करेंगे। वहां पर हमारी चाहे कैलेंडर वितरण का है, चाहे केंद्र और प्रदेश सरकार का एक योजनाओं का जो कार्य किए हैं उनका एक पंपलेट है,
उन तक पहुंचाने की बात है। और इसी कड़ी के अंदर हमारा युवा मोर्चा 9 मतदाता कार्यक्रम कर रहा है। युवा मोर्चा 4000 गांव के अंदर वो संपर्क करके 9 मतदाताओं से उनको पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेगा। उसके अंदर भी पार्टी मजबूती से युवा मोर्चा के साथ खड़ी है। चाहे किसान मोर्चा है, ग्राम परिक्रमा के कार्यक्रम, किसानों के हित में सरकार ने 10 वर्षों के अंदर डबल इंजन की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं उसको लेकर के ग्राम परिक्रमा के तहत ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उसमें भी हम सब उनका सहयोग करेंगे। चाहे हमारा एससी मोर्चा है, एससी मोर्चा हमारा दलित बस्तियों में संपर्क करेगा, हॉस्टल का भ्रमण करेगा, जो एससी हॉस्टल है उसके अंदर भी हम पार्टी के सभी लोग मिलकर के उनका सहयोग करेंगे। ओबीसी मोर्चा समरसता सम्मेलन वो हर लोकसभा के ऊपर वो किए जाएंगे, उनका भी ओबीसी मोर्चा लगातार उसके अंदर वो अपनी योजना बना करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। हम सब पार्टी के कार्यकर्ता इसके अंदर लग करके इन कार्यक्रमों को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आज हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए गुरुग्राम से हम सब के बीच में पूरे हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभाओं के अंदर हम सब कार्यकर्ताओं का आज मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनका पूरे हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभाओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और उनका धन्यवाद करता हूं। और हमारे को जो मार्गदर्शन मिलेगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हम सब उसको लेकर के आगे योजनाबद्ध तरीके से उन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। अब बोलेंगे सुनाई देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस पार्टी के विशाल कार्यक्रम में, मैं विशाल कार्यक्रम इसलिए कह रहा हूं कि हमको तो शायद लगता होगा कि हम यहां बैठे ये सारी बात सुन रहे हैं, लेकिन अपने को जानकारी होगी कि इस समय सभी 90 विधानसभा के क्षेत्रों में पार्टी के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन इस समय हो रहा है। और मैं एक अनुमान से कह सकता हूं कि सभी विधानसभा कार्यालयों के इन कार्यक्रमों में कुल मिलाकर के 1.5 लाख से ऊपर लोग इस समय अपने साथ जुड़े हुए हैं। आज के इस पवित्र कार्यक्रम में मंच पर पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय के उद्घाटन के स्थान पर जुड़े हुए हमारे युवा और संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष मेंबर पार्लियामेंट कुरुक्षेत्र
माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, सभी हमारे अन्य अन्य स्थानों अरे पर ऊपर बैठता क्यों नहीं है? प्रदेश सरकार और केंद्र में हरियाणा से गए हमारे मंत्रीगण, इसको भी बोल, सभी हमारे सांसदगण, सभी विधायकगण इसको क्यों पागल है क्या? यहाँ मंच पर अपने विधायक श्री सुधीर सिंगला जी उपस्थित है, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी हमारे मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, हमारी बहन उषा प्रियदर्शी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मंच पर जुड़ी है। इसी प्रकार अपने इस चुनाव व्यवस्था में लगे हुए सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, पार्टी के सभी जिलाध्यक्षगण, गुरुग्राम के हमारे जिलाध्यक्ष श्री कमल यादव जी यहाँ उपस्थित हैं, सभी मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर जिस विषय की हम चर्चा करेंगे वो है कि लोकसभा का चुनाव ये एकदम घोषित होने वाला है। 10-12 तारीख के आसपास कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। मुझे 10 तारीख के बाद, 11 तारीख के बाद ही लग रहा है, क्योंकि उसका एक संकेत मैं कर रहा हूं। फाइनल सूचना आएगी तो आपको बताऊंगा। संभवतः 11 तारीख को, 11 मार्च को प्रधानमंत्री जी स्वयं गुरुग्राम आने वाले हैं। और उस दिन संभवतः अगर डिपार्टमेंट की ओर से सब चीजें क्लियर हो गई तो द्वारका एक्सप्रेस वे उसका उद्घाटन होने वाला है। लेकिन अब हर कार्यक्रम को हमने पूरे मनोयोग से अपने अपने क्षेत्र में पूरा करना है। चुनाव जो होता है वो एक लोकतंत्र का उत्सव होता है। समाज में बहुत उत्सव आते हैं, मेले आते हैं, अलग अलग बिरादरियों के, अलग अलग समाज के, अलग अलग प्रदेश के, यानी देश के अलग अलग हिस्से में बड़े बड़े उत्सव भी होते हैं। लेकिन मैं समझता हूं जो चुनाव का ये लोकतांत्रिक उत्सव है, ये देश का सबसे बड़ा उत्सव है। केवल देश का ही नहीं, मैं कहूंगा ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव है। कारण क्या है कि लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र वो भारत देश का है। आबादी के नाते कभी कहा जाता था कि चाइना की आबादी सबसे ज्यादा है दुनिया में, लेकिन अब कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं कि हम चाइना को पार करने जा रहे हैं। और चाइना में लोकतंत्र नहीं है, भारतवर्ष में लोकतंत्र है। और ये चुनाव ऐसी विधा होती है, इसमें 18 वर्षीय आयु का हर व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। चाहे वो सभाओं में भाग लेगा, चाहे वो मीडिया के माध्यम से जानेगा, चाहे संपर्क अभियान में कोई जाके संपर्क करने वाला होगा, कोई संपर्कित होगा। हर किसी का कोई ना कोई दृष्टिकोण चुनाव के बारे में बना होता है। और इस उत्सव में सभी राजनीतिक विचारधाराओं के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। ये अलग बात है कि खेमा सबका अपना अपना अलग अलग होता है, जैसे मैच में अलग अलग खेमे होते हैं, लेकिन भाई भाग तो सब लेते ही। तो इस बड़े उत्सव का इंतजार हम 5 साल करते हैं। 5 साल में लोकसभा का भी चुनाव आता है, 5 साल में विधानसभा का भी आता है, 5 साल में हमारी स्थानीय इकाइयों का भी आता है। तो इस उत्सव की तैयारी करनी होती। और तैयारी में एक बात का विश्वास आपको दिलाता हूं, इस समय देश भर में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी सबसे आगे है। हमने सभी लोकसभा के कार्यालय हरियाणा के भी एक ही दिन किए थे, 10 के 10 उनका उद्घाटन। देश भर में भी सब जगह लोकसभा के कार्यालयों का उद्घाटन हो चुका है। और ऐसे ही विधानसभा स्तर पर भी आज हम 90 के 90 कर रहे हैं। अपनी अपनी सुविधा से
हर प्रदेश विधानसभा स्तर के कार्यालय का उद्घाटन इन दिनों में कर रहा है, कोई एक दिन पहले कोई एक दिन बाद में, क्योंकि चुनावी टाइम टेबल तो सारे देश भर का एक ही है। अभी हमारे प्रत्याशी भी, उनका चयन भी लगभग होना शुरू हो गया है। लगभग क्या 2 बैठकें हो गई हैं। लगभग 200 लोकसभाओं का तो एक प्रकार से चर्चा हो चुकी है। घोषणा कब होगी अलग बात है। आने वाले और 3 दिन में 4 दिन में सभी 550 लोकसभा के प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया केंद्र से हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको पूरा कर देगा। दूसरे खेमों में तो उहापोह चल रही है, इधर से उधर भाग दौड़ चल रही है। कुछ लोग अपने यहां आ रहे हैं, उनको कई बार हमारे जो ऐसे बंधु जो उनके भी संपर्क में होते हैं, कई खास करके मीडिया के लोग पूछते हैं, अरे भाई आप दौड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हो, वहां तो 4 लोग पहले बैठे हैं, आपको टिकट तो मिलेगी नहीं। कुछ उनको आगाह करते हैं। वो सामने वाले उत्तर क्या देते हैं कि कांग्रेस में रह करके चुनाव लड़ना पड़ेगा, यहां कम से कम उस मुसीबत से तो बच जाएंगे, यहां लड़ना तो नहीं पड़ेगा। वहां ऐसी भगदड़ बची हुई है कि कहीं उनके हाईकमांड वाले जबरदस्ती उनके सिर पर चुनाव को बनाते हैं। ऐसी भगदड़ मचने का अर्थ क्या होता है कि आज देश में एक वातावरण बन चुका है कि अगली तीसरी बार मोदी जी की सरकार को बनाने के लिए हमारे युवा मोर्चा के साथ भी जो नारा लगा रहे हैं, युवा मोर्चा है तैयार, अब की बार 400 पार। मित्रों, कार्यालय जब उद्घाटन हो रहे हैं तो ये मान करके चले, कार्यालय तो हमारे पहले भी चल ही रहे हैं। आखिर गुरु कमल या जहां भी आज कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, वो कार्यालयों के अंदर भी हो रहा है, कुछ जगह नए स्थानों पर भी हो रहा है। कार्यालय तो पहले भी है, ये आज नए सिरे से उद्घाटन का हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसका हेतु क्या है? उसका हेतु ये है कि सामान्य दिनों में कार्यालय की भूमिका थोड़ा पार्टी के नाते, पार्टी के मजबूती के नाते, जहां अपने जनप्रतिनिधि होते हैं उनके साथ मिलने के नाते बैठ करके हमारा काम, सरकारी काम, नगर निगम का काम, केंद्र सरकार का काम, इसकी चर्चाएं ज्यादा होती है। लेकिन जब चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि आज से हमारे उस काम को जो पहले से चल रहा है, थोड़ा बहुत चलेगा, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन आज से शुद्ध रूप से चुनाव की जो पद्धति है उसके ऊपर हम काम करना शुरू कर देंगे। चुनाव की पद्धति पर आज से बाकी कामों को थोड़ा सा बैकग्राउंड में कर दो, लेकिन हर काम अब जो होगा चुनाव में इसका कितना उपयोग है वो काम हमको करना है। ये चुनाव का काम वोटर लिस्टों से शुरू होता है, नए वोट बनाने से शुरू होता है, जो वोटर हैं उनको संपर्क करने की बात होती है। जो वोटर लिस्ट में आज वोटर नहीं है उनको वोट कटवाने की बात भी होती है। फिर प्रचार के लिए चुनाव सामग्री की बात होती है, चाहे चुनाव अभियान में अन्य प्रकार की विषय हैं, सोशल मीडिया है, डोर टू डोर कैंपेन, ये अभियान शुरू करना है, पत्रक छपवाने हैं, पत्रक बांटने हैं, प्रचार सामग्री लानी है, उसको बांटना है। और धीरे धीरे जब चुनाव नजदीक आता है तो फिर चुनाव में वोटर को तैयार करके और चुनाव की यानी जो दिन है उस दिन बैलेट जो मशीन है हमारी ईवीएम, वहां ले जा करके और कमल के निशान पर उसका बटन दबाना है, इसके लिए तैयार कर। तो मित्रों, देश में 400 पार की बात हमने कही है, हरियाणा में 10 की 10, और हमारे पास क्योंकि गुंजाइश नहीं है 10 से ऊपर जाने की, क्योंकि 10 तो हम पहले ले चुके हैं। केंद्र में तो नारा लगाया जा रहा है कि पिछली बार जो थी उससे आगे बढ़कर के बोल रहे हैं, लेकिन हरियाणा 10 की 10 थी,
तो यहाँ 10 की 10 दोबारा लेनी है, बरकरार रखनी है, कहीं कोई कमी ना आ जाए। तो हमारा टारगेट स्पष्ट है, हरियाणा इस बार 10 की 10 सीटें देगा और उसमें हर लोकसभा, हर विधानसभा और विधानसभा के बाद हर एक मंडल, मंडल के बाद शक्ति केंद्र, उसके बाद बूथ, बूथ के बाद पन्ना प्रमुख, यहां तक सबको अपने अपने काम में लगना है। काम कई प्रकार के हैं। इस काम को लगने के लिए अगर हमारे 20,000 बूथ हैं, हर बूथ पर 15 अगर पन्ना प्रमुख है, तो ये पन्ना प्रमुखों की टोली, हमारी सेना, ये 3 लाख लोगों की बनती है। 3 लाख लोग। उसके ऊपर के जो सुपरवाइजरी काम है या बाकी काम है, बैठ के लेने, संभालना, नेतृत्व, वो अलग से है। तो ये 3 लाख से ऊपर, इनको अपने अपने काम में लगना है। ये ठीक है, हमारा टारगेट देश में 400 पार, हरियाणा में 10 लोकसभा, फिर हर किसी को अपनी अपनी लोकसभा, फिर अपने अपने विधानसभा में भी जीत चाहिए, सब चाहिए। लेकिन इसमें एक बात में विशेष तौर पर सभी कार्यकर्ताओं को आग्रह करूंगा कि कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी ये बांटी जाएगी। हर किसी के जिम्मे को काम लगेगा, वो फिर पन्ना प्रमुख से लेकर के और प्रदेश स्तर तक कोई एक व्यक्ति, एक अपना कार्यकर्ता प्रदेश का चुनाव प्रबंधन का इंचार्ज भी बनेगा कि उसके नाम से सारा प्रबंधन होगा। और एक कार्यकर्ता अपने मोहल्ले में एक 15 परिवार को संपर्क करने के लिए केवल पन्ना प्रमुख बनेगा। कोई कहेगा कि पन्ना प्रमुख का काम बड़ा या प्रदेश प्रमुख का काम बड़ा। पहली बात तो यह है, गंभीरता अगर रखनी है तो सबसे पहला काम पन्ना प्रमुख का, क्योंकि असली काम पन्ना प्रमुख ने घर घर जाकर के वोट को मांगना है, तैयार करना। बाद में तो सब कंप्यूटर का जोड़ है। एक एक पन्ने प्रमुख का वोट जब जुड़ जाएगा तो बूथ का जोड़ बन जाएगा, बूथों का जोड़ बन जाएगा तो विधानसभा का जोड़ बन जाएगा, उसका जोड़ बनेगा तो लोकसभा का बन जाएगा, और सभी लोकसभाओं का जोड़ देश में सरकार बना देगा, अच्छे बहुमत से बना देगा। लेकिन जो सही मेहनत है वो तो पन्ना प्रमुख करता है। हमने पहले एक नारा भी इस नाते से दिया, बूथ जीता, बूथ जीता। अगर हम सब अपना अपना बूथ जीत लेते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो पूरे चुनाव को ना जिता दे। नहीं मित्रों, हम लोगों को जब फील्ड में जाना है तो आखिर जनता हमको वोट क्यों दे, वो हमसे पूछेगी। जब पूछेगी तो हमने अपने काम गिनाने। अब ये ठीक है कि इस समय लोकसभा का चुनाव, तो सही बात तो यह है कि लोकसभा के नाते से जो काम है मोदी जी के 10 साल, और उसमें अगर हम ये नारा दे के 10 साल 10 बड़े काम, ये टिप्स पर गिन के जाएंगे तो हम लोगों को बता पाएंगे, लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। मानो सामने वाला व्यक्ति है, उसको लगता है कि नहीं, ये 10 काम तो ऐसे बड़े बड़े मेरी समझ में नहीं आते, सामने वाला कौन है, कैसा है। फिर उसको जो समझ में आते हैं, उसको प्रदेश की योजनाएं समझ में आती है तो वो बताओ। अब किसी के परिवार में बिना पैसे के कोई नौकरी लग गया तो उसको बिना पर्ची बिना खर्ची यही बात पसंद आएगी और नहीं आएगी। किसी बुजुर्ग की पेंशन घर बैठे लग गई, उस बुजुर्ग को यही बात समझ में आएगी कि मैं तो कहीं दफ्तर गया नहीं, 60 साल का हुआ, अगले महीने मेरी पेंशन आनी शुरू हो गई, उसको यही बात समझ में आएगी। कोई किसान है, किसान की पहले बाजरे के किसान, उसकी फसल बिकती नहीं, हमने बाजरे के किसान को भी एमएसपी पर खरीदा, बाद में एमएसपी पर खरीदने की बजाय हमने भावांतर भरपाई दिया। पहले 600 रुपया क्विंटल दिया, उसके बाद रेट के हिसाब से रेट अच्छा बढ़ गया, फिर उसकी जितनी जरूरत थी 450 रुपए दिया, रेट और अच्छा बढ़ा, फिर 300 रुपए दिया। उसका एमएसपी का जो रेट है उसके घर पूरा हुआ, वो अपने बाजरे के रेट की बात ही सुनना चाहे। कोई मोहल्ले का, ऐसी बस्ती का व्यक्ति है जिस बस्ती को अभी हमने ऑथोराइज किया है अनऑथोराइज से, अब वहां उसकी गली नहीं बनी, नाली नहीं बनी थी, अब नाली गली बन गई है, कोई काम उसका हमने किया है, वो वही बात सुनेगा। भले ही राष्ट्रीय चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव में मुद्दे तो वही है, लेकिन हर व्यक्ति कैसा है, क्या सुनना चाहता है, उनको सारी बातें ध्यान करके वहां जाके उनको बतानी चाहिए, ताकि आखिर तो व्यक्ति का मन
और मत, इन दो की चिंता करनी। अगर उसका मन ठीक होगा तो उसको एक जगह मत देना है, तो मत मिलना, बार बार जाके मिलना। मैंने चुनाव में पिछले बार भी इस बार भी एक छोटी कहानी सुनाई थी सिकंदर बख्श जी की। किस किसी ने सुनी हो सिकंदर बख्श जी की कहानी? और कम लोगों ने सुनी। फिर सुना देता हूं, क्योंकि आपने भी कम सुनी, हो सकता प्रदेश में भी ऐसे लोग हैं जिनको अच्छी पसंद आए। एक को जब 1960 के दशक में सिकंदर बख्श एक बहुत बड़े नेता अपनी पार्टी के भी हुए रहे, वो बाद में शुरू में वो कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस के जब नेता थे, चांदनी चौक के इलाके में चुनाव हुआ, और उस चुनाव के अंदर उस समय भी कहा जाता था कि हर किसी मतदाता को सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर संपर्क करना है। और चुनाव अभियान उस समय 7 सप्ताह का होता था, 42 यानी 6 सप्ताह का, 42 दिन का। और उस 42 दिन में एक कार्यकर्ता उसी गली में रहता था जहां सिकंदर पर रहते थे, नाम था उसका रामू। रिक्शा चलाता था, अनपढ़ था, लेकिन जनसंघ के समय तो कार्यकर्ता बहुत सामान्य वाले भी बड़ी मेहनत से काम करते थे। उनके जिम्मे लगा कि आपकी ये गली है, इस गली के हर घर में हर सप्ताह पर जरूर जाना है, अपना पत्रक दीपक का निशान ये बता के आना है। और रामू घर घर जाते जाते और सिकंदर बख्श के घर पहुंचे। सिकंदर बख्श तो कांग्रेस के नेता थे उस समय, वो अपने काम में निकले हुए थे पार्टी के नाते। घर में उनकी माता मिली, कुंडी जैसे खटखटाई तो माता जी अंदर से आई। माता जी को कहा, माता जी नमस्ते, मेरा हमारा जो चुनाव है तो हमारा नेता ये है, जो भी नाम रहा होगा उसको। और उनको बताया कि हमारे पार्टी जनसंघ है, इसके बड़े अच्छे नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लालकृष्ण आडवाणी हैं, सुंदर सिंह भंडारी हैं, जो भी नाम उनको ध्यान में आए 5 और नाम बता दिए। बड़े अच्छे नेता है, पढ़े लिखे हैं, हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, हमारा जो कैंडिडेट है वो भी बहुत अच्छा है। आपने अमुक तारीख को दीपक के निशान के ऊपर मोहर लगा करके हमको वोट देना है। माता जी ने सुना, वो चले गए, रामू चला गया, माता जी अंदर, दरवाजा बंद। अगले सप्ताह फिर रामू पहुंचा, कुंडी खटखटाई, फिर माता जी निकल के आए। वही बात, जनसंघ का चुनाव है, इस चुनाव में हमारे ये नेता खड़े हैं, दीपक का निशान है, हमारे नेता बड़े अच्छे हैं, पढ़े लिखे, हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा है। माता जी चुनाव के दिन आप जो है दीपक के निशान पर मोहर लगा के हमको वोट देना। माता जी ने कहा, हाँ बेटे ठीक है, तुम पिछली बार भी आए। फिर दरवाजा बंद, अगले सप्ताह फिर चले गए। रामू ने आके वही भाषण रटा रटाया, 4 बातें। माता जी ने कहा, हाँ बेटे, वो आप पहले भी तो आ सके हो, बस हो गया, आपने बात अपने कह दी, जैसा 2-4 बार सुनने के बाद आदमी कह ही देता है। हाँ हाँ माता जी, मैं तीसरी बार आया हूं, मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा, अब इस बार एडवांस में बता दे। माता जी हैरान, ये कैसा आदमी है, 3 बार आ दिया, मैंने कह दिया, अभी तुम्हारी बात दर्ज हो गई, मैं आऊंगा। चौथे हफ्ते फिर गया, 5वें हफ्ते फिर चला गया, और 6ठे हफ्ते 42वें दिन, जिस दिन चुनाव था, उस दिन रिक्शा ले जाकर के घर के सामने खड़ा कर दिया। माता जी, आप बूढ़ी हैं, आपकी उम्र ज्यादा है, चलने में दिक्कत आएगी, आप रिक्शा पर बैठो, मैं आपका मतदान करा के आता हूँ। और रास्ते में फिर वही 4 मिनट का भाषण। माता जी ने कहा कि हाँ हाँ बेटे, मुझे ध्यान में आ गया। माता जी मतदान के कमरे में गई और जा करके बैलेट, उस समय कागज का बैलेट था, वो लिया, मोहर लगाई, शाही पे डुबोई, और जहां दीपक का निशान था लिया, उठा के दे दीपक के निशान पर मोहर लगा दिया। बाहर आ गए, माता जी आपने दीपक के निशान पर ही लगाया होगा? हाँ हाँ बेटे, दीपक पर लगाया। चलो मैं आपको घर छोड़ के आता हूँ। उसको बैठाया, घर छोड़ा, ये अपने रास्ते हो गए, वो अपने घर चलेगी। माता जी शाम को सिकंदर बख्श घर में आते हैं, माता जी मुझे बड़ी भूख लगी है, गर्म पानी दो, हाथ मुंह धो करके मैं फटाफट खाना खा के मैं सो जाऊंगा, थक गया हूं। तो जैसे माता जी ने पूछा, मेरे बेटे कहाँ थक गए, क्या करते रहे सारा दिन? कि माता जी, मैं अपने कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए फील्ड में था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। कहले कुछ भी करते रहो, तुम्हारा कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीतेगा। माँ क्यों कह रही नहीं जीतेगा? या मैं कह रही हूँ, कैसे कह रही है? इसलिए कह रही हूँ कि तेरी माँ यानी मैं आज दीपक के निशान पर मोहर लगा के जनता को वोट देके आई। यानी
उस बात से प्रभावित होकर के कहते हैं कि सिकंदर बख्ती के मन में उसे आ गया कि इनके कार्यकर्ता कैसे हैं कि मेरी माँ को भी वोट जनसंघ की टिकट पर दिलवा गया, और प्रभावित होकर के बाद में कहते हैं सिकंदर बख्त ने जनसंघ छोड़ करके, यानी कांग्रेस छोड़ करके जनसंघ में शामिल हुए और बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने। हमारे कार्यकर्ता को शिद्दत के साथ लग जाना चाहिए, जो काम जिम्मे लगा उसको पूरा करना है। नहीं सोचना कि मेरे जिम्मे काम ये लगा है, ये कुछ छोटा है कि बड़ा है। सबका काम अपने आप में बहुत बड़ा है। अर्जुन का निशाना है ना कहावत, क्या मछली की आंख। हमारा एक निशाना है कि जो काम मेरे जिम्मे लगा उसको मैंने पूरा करना है। चुनाव कार्यालय में बैठ करके किसी किसी में ये भी लग जाए कि हाँ बाहर से आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी जरा चिंता करनी है, चाय पिलानी, भोजन कराना, किसी को ऐसे जाने नहीं देना, तो फिर उसी में मन लगा के मगन हो जाओ। क्योंकि जो आया हुआ कार्यकर्ता है ये प्रसन्न मन से जाएगा तो अपने फील्ड में काम करेगा, तो उसके फील्ड में काम करने में योगदान मैंने उसकी आवभगत की उसका भी है। किसी के जिम्मे लग गया कि हाँ चुनाव कार्यालय में वाहन व्यवस्था में जिम्मे लग गया कि यहाँ जितने वाहन आएंगे सब दिन भर के थके होंगे, रात को ड्राइवर भी आएंगे, उन गाड़ियों की चिंता करना, उसमें तेल डलवाना, उसका कोई पंचर लगवाना, उनके ड्राइवरों की भोजन की चिंता। मैं उदाहरण दे रहा हूं, केवल वोटर के पास जाना ये तो एक काम है, बड़ा काम है, लेकिन व्यवस्था में बहुत और काम लगते हैं। और उन सब कामों में जिसकी जैसी क्षमता है, जो विधा है, जिसकी निपुणता है, हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं उन सबको छांट छांट के वो काम दे देंगे। और काम देंगे तो हम मजबूती से इस काम में लगे, और आने वाला ये जो 2 महीने का समय, लगभग 2 महीने लग ही जाएंगे, क्योंकि 10-12 मार्च से लेकर के 10-12 मई तक अभियान ही पूरा होगा। हमारा पहले दूसरे चरण में भी आ सकता है। तो मित्रों, हम लोगों ने मुद्दों के नाते, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रदेश के मुद्दे सारे गिनाए हैं कि क्या क्या विषय है, सबको ध्यान में है, लिखित में भी आएंगे। केंद्र में भी अगर हमने मोदी जी की सरकार के मुद्दों की बात करनी है तो उसके लिए भी आज देश हो चाहे देश से बाहर हो, दुनिया में भारतवर्ष का नाम कितना बड़ा हुआ है, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। G20 में लगभग दुनिया के सब देशों ने भागीदारी की, उसके कारण से हमारा वैश्विक पहचान कितनी बड़ी बनी। यहाँ गुरुग्राम में तो 3-4 कार्यक्रम हुए, हर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ किसी देश के अंदर कि दुनिया के सब देश के लोग आए, तो उन्होंने एक जगह कार्यक्रम नहीं किए। बाकी दुनिया में इस प्रकार के जो G20 सम्मेलन पहले भी हुए हैं, वो अपनी राजधानी में नहीं तो 1-2 बराबर के और शहर उसमें करवाते थे। मोदी ने कहा कि 150 कार्यक्रम होने हैं, और 150 कार्यक्रम में हर प्रदेश में वहां की स्थिति के हिसाब से 2, 3, 4, 5, 7, 10 कार्यक्रम दुनिया के लोगों को सारा देश घुमा दी, सारे देश की पहचान करा दी। हरियाणा कैसा है, केरल कैसा है, आसाम कैसा है, एक छाप लेकर चले। हमारे देश की विविधता, उस विविधता की पहचान कि इतने ज्यादा अलग अलग विचारों के लोग, अलग अलग खान पान के लोग, अलग अलग रहन सहन के लोग, भारत देश एक है, सदियों से एक है, हमारी संस्कृति एक है। ये पहचान दुनिया के लोग कराने वाले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जहां दुनिया में बड़ी शान करें। कैसे निकालना कोविड का संकट? अमेरिका ने कह दिया था कि कोविड का अगर सबसे ज्यादा प्रभाव दुनिया में पड़ेगा तो भारतवर्ष पर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? एक तो आबादी बहुत है, दूसरा गरीबी बहुत है, और ये शायद कोविड में से बाहर निकल नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी आबादी में कोविड जैसी बीमारी के कारण से हो सकता है देश में कुछ उथल पुथल हो जाए। मोदी जी ने अपने देश के वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया, मुझे कुछ नहीं, इस कोविड का इलाज कैसे करना, दिन रात लगा करके इस पर लग जाओ। एक नहीं 2 वैक्सीन तैयार की, 2 वैक्सीन, और दोनों वैक्सीन के माध्यम से अपने देश के 130 करोड़ लोगों को तो वैक्सीन लगी, दुनिया के 100 देशों में वैक्सीन पहुंचाई, दुनिया को ही बचाया। तो दुनिया के जो संकट है उसके अंदर भी आज कहीं भी कोई छोटी बड़ी तकलीफ हो जाती है तो लोग भारतवर्ष की देखते हैं, तरफ देखते हैं। ये जो रशिया और युद्ध हुआ था ना यूक्रेन का, इस रशिया और यूक्रेन के युद्ध में दुनिया के बड़े बड़े देश मोदी जी से सलाह मांगते हैं क्या करना चाहिए।
कभी इस देश की नीति, हमने कहा हम तो गुट निरपेक्ष हैं, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। मोदी जी ने कहा नहीं, जिधर किसी के साथ अन्याय हो रहा होगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे, अन्याय करने वाला जो आदमी है उसके विरुद्ध हो जाएंगे, चाहे इधर हो चाहे उधर। अन्याय के विरुद्ध खड़े होना ये इस देश की संस्कृति। या महाभारत में भी भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से संदेश देते हैं कि अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ। भाइयों की लड़ाई थी, लेकिन भाइयों की लड़ाई में भी न्याय पक्ष के साथ खड़े हो गए। ये आज का उदाहरण नहीं है, 5,000 साल पुराने का उदाहरण है। आज उस गीता के संदेश को दुनिया सुनना चाहती है। सौभाग्य से, संयोग से वो गीता का सार हमारे यहाँ हरियाणा के कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ। आज उस गीता के संदेश को दुनिया में, चाहे मॉरिशियस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अभी आज इस समय श्रीलंका में गीता जयंती का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव चल रहा है। आज चल रहा है, 1, 2, 3 तारीख का 3 दिन का श्रीलंका में चल रहा है। दुनिया के लोग बुला रहे हैं कि गीता क्या है, ऊपर से बताओ। मित्रों, ये सारे बड़े बड़े विषय हो चाहे सामान्य विषय हो, आम जनता के, आम जनता में गरीब की सहायता कैसे करनी है। गरीब को घर चाहिए, आवास योजना चलाई। घर के अंदर सिलेंडर चाहिए, उज्ज्वला योजना चलाई। घर के अंदर पानी चाहिए, नल से जल योजना चलाई। घर के अंदर लाइट चाहिए, घर घर में लाइट पहुंचाती है। एक घर को क्या चाहिए? राशन चाहिए, अनाज मुफ्त कर दिया गरीब लोगों के लिए। कोविड के दिनों में तो डबल दे दिया, डबल अनाज। तो हर गरीब की शिक्षा रखी। देश सुंदर दिखे, स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान के माध्यम से आज अपना देश दुनिया के बाकी देशों का मुकाबला करने लग गया। आज तो गुरुग्राम के अंदर जो लोग आते हैं, बाहर के लोग जो 15 वर्ष पहले आए थे और आज आए हैं, वो कहते हैं गुरुग्राम ये वो है ही नहीं वो शहर जो हमने 10 साल पहले देखा था, 15 साल पहले देखा। गुरुग्राम को इस बात का सौभाग्य है कि दुनिया का एक ऐसा आइकन सिटी बन गया है कि बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज आप गुरुग्राम में आना चाहती। 500 बड़ी कंपनी दुनिया की, उसमें 400 कंपनीज के ऑफिस आज हमारे यहाँ गुरुग्राम में। बहुत सौभाग्यशाली हम लोग। तो इस नाते से मुझे याद है 2014 में जो अपनी सरकार हरियाणा में पहली बार आई थी, अक्टूबर में सरकार आई, नवंबर में अगले ही महीने मोदी जी का फोन आया मेरे पास, कहने लगे कि ठीक है सामान्य काम तो जितने चलेंगे, हरियाणा के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ है, मुझे वो कलंक मिटाना है। बोलो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है? मैंने कहा पहले तो मुझे कलंक की बताओ, कौन से कलंक की बात कर रहे हैं? कहने लगे हरियाणा बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता है। क्या करना है? अगले महीने ही एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, देश और दुनिया को मैसेज देंगे कि हरियाणा इस कलंक से ऊपर उठेगा, बाहर निकलेगा। 22 जनवरी पानीपत में 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कार्यक्रम करके हम उसमें से बाहर आए। जो जन रेशो उस समय 850 या 870 जो भी कुछ माना जाता है, उसके बाद आज वही जन रेशो 930 तक पहुंच गए मित्रों, 930। अब ये एक कलंक था, इसको दूर किया। महिलाओं के लिए महिला समृद्धि के कितने हमने काम किए, महिलाओं की रिजर्वेशन की बात चल रही है, ये हमको बतानी चाहिए। आज हमने किसान के लिए, हर किसान के खाते में साल का 6,000 रुपया, कोई योजना ऐसी नहीं थी, किसी ने डिमांड नहीं की थी, बिना डिमांड के घोषणा कर देने किसानों को समय समय की आवश्यकता पूर्ति के लिए हर 4 महीने बाद 2,000 रुपया जाएगा, भेजना शुरू कर। मित्रों, बड़ा विषय देश की एकता अखंडता के नाते धारा 370, देश की आजादी के समय जरूर कहा गया कि धारा टेम्परेरी है, किससे किससे घिस जाएगी, लेकिन घिसने नहीं दी किसी ने, उसके ऊपर अटक होके बैठे रहे। 370 खत्म होगा तो कत्लेआम हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जिस दिन 370 खत्म किया, चुटकी में खत्म कर दिया, 370 से खत्म। कुछ हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक तक करनी पड़ी,
इस आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान उसके नाक में दम किया। 3 तलाक की बात हमारी आखिर मातृशक्ति में मुस्लिम बहनें भी आती, तो मुस्लिम बहनों के साथ, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार, अन्याय आज के युग में। कोई पुरातन काल रहा होगा जब इसकी बात चर्चा चली होगी। 3 तलाक खत्म कर दिया, लोगों ने कहा कि ये तो मुस्लिम समाज जो है बहुत फैल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज देश के अंदर मोदी जी के लोहे की हर कोई प्रशंसा करता कि अगर बड़े से बड़ा कदम उठाएंगे तो मोदी जी उठा सकते हैं, आपको। और अगर मोदी जी ने कोई बात मुंह से कह दी तो समझो वो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी। जो काम आज तक कहे जाते थे ये मुमकिन नहीं है तो मुमकिन है। तो मित्रों, ये सब बातें केवल भाषणों में कहने की नहीं, ये जज्बात की बात। मन में विचार करो, धारो, जब सामने वालों को बताओगे तब ध्यान में आएगा कि कितने बड़े बड़े विषय हैं। और सबसे उत्तम और बड़ा विषय है मंदिरों का जीर्णोद्धार। और उसमें भी भगवान राम जी का 500 साल पुराना जो मंदिर का विवाद, उसको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी पूरी दरकार करके, पूरा पक्ष रख करके सुप्रीम कोर्ट से निर्णय करवाया, ताकि कल को कोई दुनिया का व्यक्ति ना कह दे कि कोई समाज ने जबरदस्ती करके ये काम किया है। जबरदस्ती नहीं की, प्रमाण दिए। और उस प्रमाण के बाद 22 जनवरी को भगवान रामचंद्र जी के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। आज देश का बच्चा बच्चा एक बहुत आपको सुखद आश्चर्य की बात बता रहा हूं। एक बहुत सुखद आश्चर्य की बात बता रहा हूं, सुनिए सुनिए। बहुत सुखद आश्चर्य, मुझे भी बहुत आश्चर्य बहुत है। अभी पिछले सप्ताह गुरुग्राम में ही जो अपना कार्यक्रम था ना, क्या मैराथन, मैराथन यही हुआ, सेक्टर 29 में हुआ। संयोग ऐसा कि मैंने अपने जो भाषण देकर के थोड़ी बात तो वहां